कभी कभी मुझे लगता है कि जो लोग ऐसी बात करते हैं ना कि सपने नहीं देखने चाहिए, वो शायद सही भी होती है। अब देखो, ये फिन बैलर किसी एक इवेंट में थे जहाँ पे वो टॉप्स का जो डब्ल्यू के कार्ड्स हैं उनको निकालते हैं, और उसमें से जो नाम है, जो बंदा है, वो रोमन रेंस निकलता है। तो रोमन रेंस की शक्ल को देख के सीधा ही जो फिन बैलर है वो कहते हैं कि आई गॉट माई रेसलमेनिया अपोनेंट। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ फिन बैलर ने भाई ये बोला है, सही में ऐसा लगा कि लाइफ में ऐसा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कभी कभी बोल सकते हो ऐसा डिलुलू भी होना चाहिए कि हाँ, हमें लगता है कि शायद ये चीज़ हो सकती है। अब फिलहाल तो देखो, एलिमिनेशन चेंबर में मैच है सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर का, और जो भी बंदा जीतेगा उसका मैच होगा रोमन रेंस से एट रेसलमेनिया, क्योंकि रोमन रेंस ने सीएम पंक को पिक कर लिया। तो कायदे सब यही होना चाहिए कि हाँ, एलिमिनेशन चेंबर का तो अलग ही हो गया ना कि उसका विनर फिर फेस करेगा ड्रू मैकिंटायर को, जो कि अभी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। तो ये फिन बैलर का कहना था जैसे ही उन्होंने रोमन रेंस को देखा। तो हाँ, कुछ ना कुछ तो सीख सकते हैं हम इस वाले इवेंट से कि हाँ, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा डिलुलू भी होना चाहिए, लेकिन सपने इस तरीके के शायद नहीं देखने चाहिए। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। बस अब एक दो दिन आपको और ही करना है, उसके बाद सारा हम रूटीन में दोबारा से वापस आ जाएंगे। और सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर की बात करते हैं। तो भाई 2 साल हो चुके हैं मेन रोस्टर में आए ब्रॉन ब्रेकर को, क्योंकि आज से 2 साल पहले स्मैकडाउन में ब्रॉन ब्रेकर का स्मैकडाउन मेन रोस्टर वाला डेब्यू हुआ था। तो अगर आपको एक रिपोर्ट कार्ड बनाना हो ब्रॉन ब्रेकर के 2 साल की परफॉर्मेंस का, तो आप किस तरीके से बना सकते हो? वैसे देखा जाए तो इसको उस लिस्ट में डाला जाएगा कि जिनका रॉकेट पुश था, जिनका सबसे तेज़ी से जो राइज़ है वो हुआ। फिलहाल तो अभी ब्रॉन ब्रेकर थोड़े इक्वेशन से बाहर हो गए अपनी इंजरी की वजह से, और अगर उन्होंने रेसलमेनिया मिस कर दी तो हाँ, फिर कह सकते हैं कि शायद वो जो गाड़ी है वो उतनी तेज़ी से भी नहीं चली जितनी शायद एक्सपेक्टेड थी ब्रॉन ब्रेकर को लेकर। पता तो देखो पहले से ही था जब वो एनएक्सटी टाइम पे थे, और अब अगर तब भी आप चैनल पे सारी वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने आपको बोला था भाई, ब्रॉन ब्रेकर मेन रोस्टर में आके कुछ अलग चीज़ बनने वाला है। और जब आपके सिर पे हाथ हो पॉल हेमन का भी, तो आपके साथ चीज़ें अच्छी होती हैं। बट अभी तो फिलहाल वेट करना पड़ेगा उनके वापस आने का। और अगर इस साल की रेसलमेनिया मिस हो गई तो भाई ये सिर्फ एक रेसलमेनिया मिस करना नहीं, बल्कि ड्रू मैकेंटायर ब्रॉन ब्रेकर के डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक क्रूशल बात होगी, क्योंकि एक रेसलमेनिया में compete करना एक सिंगल्स मैच में, वो हमेशा ही एक बड़ी बात होती है। अब बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर की। तो फिलहाल देखो, कन्फ्यूजन बहुत चल रहा है कि ड्रू मैकिंटायर के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है, तो रेसलमेनिया में जो मैच है वो क्या होने वाला है। तो अगर फिलहाल के लिए हम इस बात को साइड कर दें कि ड्रू मैकिंटायर टाइटल नहीं हारने वाला, यानी ड्रू मैकिंटायर के पास ही रहने वाली है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, तो आप देखोगे भाई, तो सबसे ज़्यादा चांस तो कोडी रोड्स का एलिमिनेशन चेंबर को जीतने का। लेकिन जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चिपका के रखा है इस वाली स्टोरी लाइन में जेकब फाटू को भी और रैंडी ओटन को भी, जैसे जेकब फाटू के पीछे तो पड़ा ही है ड्रू मैकिंटायर, ये थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि भाई बंदे के पास चैंपियनशिप है, वो उसके पास सब कुछ है, तो फिर इसे दूसरे से क्या ही फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कैरेक्टर दिखा रही है ड्रू मैकिंटायर का। तो फिर ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू की लड़ाई तो हो गई, फिर उसके बाद रैंडी ओटन को कॉस्ट करवाने के लिए स्मैकडाउन में हमने देखा कि आ गए थे ड्रू मैकिंटायर, उन्होंने रैंडी ओटन को मारा। तो फिर ये इक्वेशन ऐसा लग रहा है कि इसी डायरेक्शन में जा रही है कि एक मल्टी पर्सन मैच होने वाला है रेसलमेनिया में। और सिंपल सी अगर इसमें एक दिमाग लगाएं तो वो है एक फेटल 4-वे मैच, जहां पे इस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखेंगे ड्रू मैकिंटायर अगेंस्ट कोडी रोड्स, रैंडी ओटन और जेकब फाटू, जो कि आई थिंक ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के मैच से बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन ऐसे में क्या ड्रू मैकिंटायर अपनी चैंपियनशिप को रेसलमेनिया में डिफेंड सक्सेसफुली कर पाएंगे? क्योंकि आप देखोगे भाई, तो अगर बंदे ने चैंपियनशिप जीती है तो वो बड़ी बात होती है, लेकिन अगर वो रेसलमेनिया में उसको डिफेंड कर रहा है, पहली बार रेसलमेनिया में डिफेंड कर रहा है, तो वो डिफेंड करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है अगर वो उसे सक्सेसफुली कर ले। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, अगर उनको किसी भी तरीके से टाइटल चेंज करना हो, जेकब फाटो के पास लाना हो, कोडी के पास वापस लाना हो, या फिर रैंडी ओटन को वो टाइटल देना हो जो कि भाई कब से 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप पे ही अटके हुए हैं रैंडी ओटन, 14 पे या 13 पे, हाँ 14 पे ही अटके हुए हैं। तो उस वाले नंबर को भी अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती है। जेकब फाटो का वैसे अगर ये फेटल 4 में मैच होता है तो आप कह सकते हो सबसे कम चांस है इस मैच को जीतने का, क्योंकि अभी शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई उस तरीके से जेकब फाटो को नहीं देखती। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई में आजकल क्रिएटिव लोग अलग अलग है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी कर देते हैं। तो ये अभी एक डायरेक्शन लग रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई की रेसलमेनिया के लिए, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच एक फेटल 4-वे। तो देखते हैं अब क्या यही डब्ल्यूडब्ल्यूई का वर्किंग प्लान है या फिर इसमें भी कुछ चेंजेस होंगे आगे। सऊदी अरेबिया में रेसलमेनिया होने की हम बहुत बात करते हैं, हम रॉक वर्सेस रोमन रेंस के सिंगल्स मैच की बहुत बात करते हैं। तो अभी इसके बारे में ना बस्टेड ओपन रेडियो में बुली रे ने भी कमेंट किया, और उन्होंने क्या बात बोली, वो कहते हैं कि देखो, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसी कंट्री जिसे कोई आउटबिड नहीं कर सकता, वो सऊदी है। सऊदी क्या करेगी रॉक और रोमन रेंस का मैच करने के लिए रेसलमेनिया? बुली रे कहते हैं कि एक ब्लैंक चेक उनको दे दिया जाएगा कि भाई इसमें नंबर्स डालो और तुम्हें जितने पैसे चाहिए हो इस मैच में आने के लिए, यानी ये मैच करने के लिए, वो तुम ले सकते हो। और अगर इस पूरी चीज़ में सबसे पॉजिटिव चीज़ देखो
देखोगे ना कि क्यों सऊदी में ही रॉक वर्सेस रोमन का मैच हो सकता है, वो ये है कि अभी रॉक के शेड्यूल के हिसाब से भी ये एक परफेक्ट टाइम है सारी प्लानिंग करने का, क्योंकि रॉक का आपको पता ही हॉलीवुड वाला शेड्यूल रहता है, तो उनको अपनी जो प्लानिंग है अगले साल की भी, इवन 2 साल बाद की भी बहुत एडवांस में करनी पड़ती है। तो अभी इतना टाइम है सऊदी के पास ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाला जो ऑफर है, ये वाली जो डील है उसको पेपर पे लाने के लिए। और फिर आपको पता ही है रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच बहुत टाइम से पेंडिंग है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये ड्रीम मैच है उस तरीके से जैसे ये उस टाइम पर था जब रोमन रेंस की ट्राइबल चीफ वाली वो उनका जो चैंपियनशिप रेन था उसकी स्टोरी थी, लेकिन अगेन डब्ल्यूडब्ल्यू ने इतनी तो स्टोरी दिखा दी है रोमन रेंस और रॉक के बीच में कि अगर अच्छे से वीकली शोज़ पर ये स्मैकडाउन पे रॉ पे आते हैं तो एक बढ़िया स्टोरी भी बना सकते हैं। और आपको पता ही है फिर ये ब्लॉकबस्टर मेगा मैच, एक मनी मैच तो होने ही वाला है। वैसे मनी ये कितना बनाता है उससे इतना भी ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि अगर रेसलमेनिया यूएस में नहीं हो रही है, सऊदी में हो रही है, तो फिर उनका पैसों को लेके जो फंडा है वो बहुत ज़्यादा अलग रहता है। और अब बात करते हैं विंस मैकमैन की। बहुत ज़्यादा आप में से लोग खुश होने वाले हो इस बात को सुन के। अब जैसा आपको पता है रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि विंस मैकमैन को लेके जो हवा है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। मैंने आपको बहुत टाइम पहले ये भी बताया था कि अब ये क्रिमिनल लॉसूट नहीं रहा है विंस मैकमैन वाला, ये जो उनका पूरा सब कुछ पकड़ा गया था ये सारी चीज़ें, अब ये क्रिमिनल लॉसूट नहीं है, ये एक सिविल लॉसूट है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जेल की हवा विंस मैकमैन को नहीं खानी पड़ेगी। ये सिविल के अंदर आता है, तो यानी कि या तो इसमें फंसे रहेंगे विंस मैकमैन, या फिर अगर वो पैसे दे देते हैं उस चीज़ के लिए तो मतलब ऑब्वियसली जेल तो बंदा जा ही सकता है, लेकिन अब इसको क्राइम की तरह नहीं देखा जाएगा। ये थोड़ा सा मुझे भी नहीं पता, देखो कोर्ट कचहरी का मामला है तो मेरा काम है प्रोफेशनल रेसलिंग के बारे में बात करना, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी एक रिपोर्ट आई है sportsbash.in की तरफ से, जो कि एक्सक्लूसिव नहीं है रेसलिंग नीश की चीज़ें ब्रेक करने के लिए, लेकिन 17-18 घंटे में इसमें 30-35 हज़ार से ज़्यादा लाइक्स हो चुके हैं। और यहाँ पे क्या बातें कही जा रही हैं उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि विंस मैकमैन एक्टिव टॉक्स में है डब्ल्यूडब्ल्यूई को दोबारा से बाय करने के लिए सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टर्स के साथ में। फिर यहाँ पे जो आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं वो यही है कि सऊदी इन्वेस्टर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई को खरीदना चाहते हैं और विंस मैकमैन इसको दोबारा से एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं ताकि वो इसका जो मेजॉरिटी में कंट्रोल है उसको ले सके। अब भाई देखो ये बहुत बड़ी बात है इस तरीके से बाहर आने के लिए। सबसे पहले एक चीज़, अगर आपको वो वाला टाइम भी याद होगा जब हम बात कर रहे थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बिकने वाली है, तो जो टीकेओ ग्रुप है उनका नाम कितना बाद में आया था। उससे पहले हम सुन रहे थे कि भाई डिज्नी वाले खरीद सकते हैं, सऊदी वाले खरीद सकते हैं, कितनी सारी एंडेवर का नाम तो बहुत बाद में आया था। तो अगर ऐसी कोई बातचीत चल रही है भाई देखो, तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर रहती है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आती, क्योंकि फिर चीज़ें बाहर आ जाती है ना तो पता नहीं ऐसा भी होता है कि फिर नेगोशिएट करने में प्रॉब्लम होती है, किसी एक पार्टी को ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है। तो अब यहाँ पे बात ये करी जा रही है कि विंस मैकमैन सऊदी के साथ मिलकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को खरीदना चाहते हैं। और अगर आपको वाला टाइम भी याद होगा जब विंस मैकमैन ने कंपनी को बेचा भी था, तो उन्होंने इस तरीके से बेचा था कि वो ये फ़ायदा उठाना चाह रहे थे कि कैसे मैं ऐसी पार्टी को कंपनी बेचूं कि मेरे पास स्टिल कंट्रोल रहे, क्योंकि अगर कंपनी उनके हाथ से चली जाएगी तो विंस मैकमैन का रोल उस टाइम पे सीईओ या कंपनी का मेन बंदा होने के साथ साथ, क्योंकि उसके मेजॉरिटी में स्टेक होल्डर भी वो थे, तो उनके पास हर तरीके से कंट्रोल था। यानी कि वो कॉर्पोरेट वाला, पैसों वाला भी उनके पास पूरा कंट्रोल था, और साथ में क्रिएटिव स्टोर लाइन का तो था ही था जो भी ट्रिपल एच के पास में है। लेकिन ट्रिपल एच के पास में क्रिएटिव कंट्रोल से ज़्यादा कंट्रोल विंस के पास इसीलिए था क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ही पूरी उनकी थी। अगर उनको चाहिए कि उनको एक ऐसा बिजनेस मूव करना है तो वो उस हिसाब से अपनी स्टोरी के ऊपर भी चेंजेस ला सकते थे, उसको साथ में चलाते थे वो पैरेलल। लेकिन ट्रिपल एच का ऐसा है कि भाई अगर वहाँ से कोई डिमांड आ गई और उनके क्रिएटिव चीज़ों के साथ वो अलाइन नहीं हो रहा, तो इसीलिए आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई में चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाती हैं। तो कहानी यही थी कि विंस मैकमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना कंट्रोल रखना ही रखना था, चाहे उनकी कंपनी बिक भी क्यों नहीं जाती। और उस चीज़ से अगर आप इसे जोड़ के देखोगे, अभी ऑब्वियसली जो बात सामने आई है, जैसे मैंने आपको बोला, ये किसी ऐसे आउटलेट की तरफ से नहीं आई है जो रेसलिंग नीश के अंदर ही चीज़ें बताता हो, तो ये स्पेकुलेशन के बेसिस पर ही है, बट इसको स्टेट ऐसे किया जा रहा है कि जैसे कि ये फैक्ट्स है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ भाई देखो, जिस हिसाब का विंस मैकमैन आदमी है, ये बंदा आराम से नहीं बैठा। मतलब थोड़ा बहुत मेरे को ह्यूमन साइकोलॉजी और ऐसी चीज़ें समझने में, बिहेवियर क्या होता है किसी इंसान का, उसके पैटर्न क्या होते हैं, तो अगर आपने विंस मैकमैन को सही से समझा है तो एक चीज़ तो क्लियर है भाई कि उनको फिर से इस नीश के अंदर, इस रेसलिंग वाले नीश के अंदर कुछ ना कुछ तो करना है। अभी जैसे हमने उनकी वो बॉडी कैम वाली वीडियो भी देखी थी भाई, विंस मैकमैन अलग ही एक प्रजाति का प्राणी है, उसको आप ह्यूमन वाले तरीके से थोड़ा कम देखोगे तो वो सही रहेगा। तो फिर डेफिनेटली जिस तरीके से स्पेकुलेशन हम लोग सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अभी इंटरनल चल रहा है विंस मैकमैन का। और जैसे हमको यही बताया कि टीकेओ का काम इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लॉन्ग टाइम तक चलाने का नहीं है, बल्कि उनका काम ये है कि कैसे इस कंपनी को प्रॉफिटेबल करके हम लोग बेच दें। इसी वजह से हमने देखा कि कितनी सारी आजकल बिजनेस के हिसाब से ऐसी स्ट्रैटेजीज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बनाई जा रही हैं जो सिर्फ उनके कंपनी के प्रॉफिट के लिए हैं। लॉन्ग टर्म में वो चीज़
फैंस को वैसे ही पसंद नहीं आ रही। यहाँ पर मैं क्रिएटिव चीज़ों की बात नहीं कर रहा, क्रिएटिव स्टोरी लाइन की बात नहीं कर रहा, ऐसी चीज़ जो कि आपको पता है फैन, जैसे सिंपल सा टिकट सीट्स के जो जो प्राइसेस हैं, अब जिस तरीके से अगर आपको शो देखना हो कितने ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो भाई अगर आपको लंबी रिश्तेदारी निभानी है तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलता। तो वो चीज़ क्लियर पता चलती भी है कि टीकेओ का मतलब क्या है, एंडेवर का मतलब क्या है, डब्ल्यू की वैल्यूएशन बढ़ाना, ताकि जब वो सही टाइम आने पे इसको बेचें तो फिर उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। और भाई जिस तरीके से सऊदी वाले अब तक डब्ल्यू के लिए पैसे खर्च कर देते हैं, उनके एक इवेंट के लिए इतने पैसे दे देते हैं, उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं कि वो डब्ल्यू को खरीदें। और आई थिंक जिस तरीके से कंपनी चल रही है अभी आप देखोगे भी, तो शायद विंस मैकमैन के रोल की इसमें ज़रूरत तो है। ये बात तो अब बहुत सारे सिनेरियो को देख के पता भी लग रहा है। ऑब्वियसली हर चीज़ के अच्छी और बुरे दोनों साइड्स रहती हैं, बट हाँ अभी डब्ल्यू के जो हालात हैं, अभी आपको पता है पिछले कुछ सालों से कंपेयर करोगे तो वो किस तरीके से हैं। तो लेट्स सी क्या होता है विंस मैकमैन के साथ, डब्ल्यू के साथ फ्यूचर में, और ये सऊदी वाली चीज़ कैसे वर्क करती है। और लास्ट में बात करते हैं कल के मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो भाई कल की मंडे नाइट रॉ में कुछ आपको केओस सा या मैस सी बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, क्योंकि मैसिव वेदर डिलेज हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं मंडे नाइट रॉ को। मतलब जो वेदर कंडीशंस हैं वहाँ की सही नहीं है, आपको पता ही है, इसमें वहाँ पे थोड़ा स्नो वाला और थोड़ा जो माहौल है वो विंडी सा हो जाता है। तो अभी कल की मंडे नाइट रॉ थोड़ी इस हिसाब से क्योटिक हो सकती है। एक मुझे शो याद आ रहा है, आई थिंक आज से 10 साल पहले का था, रॉ का था, स्मैकडाउन का था, वहाँ पे भी कैसे वेदर की वजह से चीज़ें ऐसा हो गया था कि वो शो शायद ब्रॉडकास्ट ही नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि वीकली एपिसोड एक रनिंग, ये सबको पता है, एक लाइन बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बोलते थे माइकल कोल, तो वो चीज़ उनको करनी थी। हाँ अब तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आ गई है, तो अब टीवी वाली चीज़ तो नहीं रही। तो लेट्स सी कल की मंडे नाइट रॉ कैसी जाती है। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।